मेरा छोटा देवर रोज मुझे कहता कि आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। मैं भी बच्चा समझकर कहानी सुन लेती और कहानी सुनते ही मुझे नींद आ जाती क्योंकि वो कम उम्र था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि अगले दिन सास मुझे मारने लगती कि तुम मेरे मासूम बच्चे का फायदा उठा रही हो। मुझे बड़ी हैरत होती, वो तो सिर्फ मुझे कहानी सुनाता है। एक रात ऐसा हुआ कि मैंने सोने का नाटक किया और कहानी ना सुना। अभी लेटे 10 मिनट ही हुए थे कि मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा नाम निधि है। मैं एक पढ़े लिखे घर में पैदा हुई थी। मेरे पापा यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और मेरी मम्मी रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर थी। हम दो ही बहन थे। मैं बड़ी थी और मुझसे छोटे का नाम इंदु था। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और रोज पापा के साथ यूनिवर्सिटी आया जाया करती थी, जबकि इंदु भी कॉलेज में पढ़ रही थी। और हमारा कोई भाई नहीं था, लेकिन मेरे पापा ने फिर भी हम में कोई फर्क नहीं रखा था और कभी इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि दो दो बेटियों बोझ होती है। आस पड़ोस और रिश्तेदारों की तरफ से हमेशा हमें इस बात का ताना मिलता था। मेरे पापा को कई बार मेरे चाचू लोगों ने कहा था कि वो दूसरी शादी कर ले बेटे के लिए, बेटियां तो पराया होती है, ब्याह कर दूसरे घर चले जाएगी तो वो अकेले हो जाएंगे, तो बेहतर है अपने बुढ़ापे का सहारा तलाश कर ले। लेकिन पापा ने उनकी कभी बात नहीं मानी थी और हमें सबसे पहले और सबसे आगे रखा था। मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा थे। उन्होंने कभी हमें किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। खानदान में कोई भी लड़की को 12 क्लास का आगे पढ़ाने का अनुमति नहीं था, लेकिन मेरे पापा ने खानदान की बात नहीं मानी और हम बहनों को आगे पढ़ाया था और इसलिए खानदान का कोई भी इंसान हमें पसंद नहीं करता था। सबके नजदीक हम दोनों बहनें पढ़ लिख कर बदतमीज हो चुके थे और जो कोई भी हमारे बारे में जो कुछ भी सोचता था हमें इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पापा ने हमें यकीन दिलाया था कि हम बहुत बेहतर हैं। किसी को बातें हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमारे पापा हमारे साथ थे। हमारा छोटा सा घर बिल्कुल स्वर्ग जैसा खुशियों का सुकून का घर था, लेकिन फिर अचानक इस सुकून से पत्थर पड़ा और हमारे खुशियां का लोगों की नजर लग गई। आसमान टूटकर हमारे सरों पर आ गिरा था और पैरों तले से जैसे किसी ने जमीन खींच ली थी। इतना बड़ा दुख हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा था जितना बड़ा हमें मिल चुका था। हम तो पापा के लाड प्यार से पली हुई नाजुक बेटियां थी और इतने बड़े गम को झेलते झेलते हम परेशान हो गए थे। एक तूफान था जो हमारे घर से गुजरा और सब कुछ बर्बाद हो गया था। एक तूफान था जो आया और हमारा सुकून और हमारी सारी खुशियां बहा कर ले गया था। हुआ कुछ यूं था कि पापा हर दिन की तरह इस दिन भी अपनी गाड़ी से यूनिवर्सिटी गए थे। मौसम बदलने की वजह से मम्मी ने मुझे जाने से रोक दिया था। मैंने छुट्टी तो इंदु ने भी छुट्टी कर ली थी। दोनों बहनें मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगी। और अभी पापा को गए मुश्किल से 1 घंटा हुआ था। एक कॉल मेरे मोबाइल पर आई और दूसरी तरफ से जो खबर आई वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कोई मुसीबत की घड़ी थी, वही एक घड़ी थी जिसमें मेरा रंग आसमानों में उड़ा दिया। मम्मी और इंदु मुझसे पूछ रही थी कि हुआ क्या है और सदमे की वजह से अभी तक बुरी हालत में थी। मुझसे अपने आप को नहीं संभाला जा रहा था। जब इंदु और मम्मी वो खबर सुनती तो मैं उनको कैसे संभालती। मुझ में हिम्मत ही नहीं रही थी उन दोनों को बताने की, लेकिन बताना तो था ही। मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत करके मम्मी और इंदु को बताया कि पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और पापा का बहुत बुरा हालत है, हॉस्पिटल में एडमिट है। मम्मी ने सुना तो उनकी और इंदु की हालत मुझसे भी बदतर हो गई थी। मैंने बड़ी होने के नाते अपने आंसू पोंछकर खुद को थोड़ा मजबूत किया और भागते हुए बाहर निकल आई। एक टैक्सी रोककर मम्मी और इंदु को बुलाया और फिर हम तीनों टैक्सी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ गए। हम तीनों के दिल बहुत धड़क रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था कि ना जाने पापा कैसे होंगे, ठीक भी होंगे या नहीं, क्योंकि जिस इंसान ने पापा के फोन से फोन करके पापा का एक्सीडेंट को बताया था उसने ये भी कहा था कि हालत बहुत गंभीर है। हम पहुंचते तो पापा आईसीयू में थे। डॉक्टर ने बताया कि पापा को बहुत चोटें आई है और सबसे ज्यादा चोट उनकी रीढ़ की हड्डी और दाहिनी टांग में हुई है, जिसकी वजह से वो अब सारी उम्र चलने फिरने से मजबूर हो गए हैं।
2 दिन के बाद पापा होश में आए तो अपनी बीमारी का सुनते ही वो सदमे में चले गए थे और हमेशा चुप रहते। हम बातें भी करते तो पापा बोलते ही नहीं थे। डॉक्टर ने कहा कि पापा को घर ले जाना बेहतर रहेगा, जहां उन्हें अच्छा माहौल और खुशी मिले। हम पापा को घर ले आए थे। पापा के इस हालत में उनकी नौकरी खत्म हो गई थी और जो पैसा जमा हुआ था वो पापा के इलाज में खर्च हो गई। अब घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा था। मम्मी प्राइमरी स्कूल की टीचर रही थी, इसलिए इनकी पैसा भी बहुत कम थी, जिसके घर चलाना, मेरी यूनिवर्सिटी के फीस, इंदू के कॉलेज की फीस, पापा का दवा आदि सब कुछ करना नामुमकिन था। घर की बड़ी बेटी होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाने का सोचा और एक रेस्टोरेंट में जॉब कर ली। मेरी डिग्री पूरी होने को अभी 4 माह बाकी थे। मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया और एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चर का जॉब शुरू कर दी। मैं सुबह कॉलेज जाती और फिर रेस्टोरेंट। रात को 2 घंटे में अपनी किताबों पढ़ती ताकि मैं अपने पेपर अच्छे से दे सकूं और डिग्री अच्छे से रिजल्ट के साथ हासिल कर सकूं। रात को ही मैं रेस्टोरेंट से ही खाना खाकर घर आ जाती ताकि खर्चे को काबू किया जा सके। वैसे भी रेस्टोरेंट में अच्छा खासा खाना बच जाता था, जो मैनेजर साहब खाना पैक करवा कर पूरे नौकरों को दिया करते थे। हमारे मैनेजर काफ़ी अच्छे आदमी थे। हमारे घर का इंतज़ाम पहले से बेहतर चल रहा था। इंदू ने भी सेकेंड टाइम में एक ट्यूशन ज्वाइन कर ली। पापा हिम्मत थी जो कि सब कुछ संभाले हुए थे। हम तो मिलकर भी पापा को मुकाबला नहीं कर सकते थे। सब रिश्तेदार तो पहले से ही हमारे ऊपर खिलाफ थे। अब तो वो हमारे घर झांकते तक नहीं थे कि हम जिंदा हैं भी या मर चुके हैं। किसी को हमसे कोई लेना देना नहीं था। पापा जब ठीक थे तब कोई ना कोई रिश्तेदार आ ही जाया करता था हमारा हाल चाल पूछने और पापा के आगे अपना रोना रोकर पापा के जेब खाली करने। लेकिन जब से पापा बिस्तर के हुए हैं तो पापा की तबीयत पूछने भी कोई नहीं आता था, क्योंकि अब हमारे पास इन रिश्तेदारों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी जान बचाते हैं कि कहीं हमें मदद ना करनी पड़ जाए। कुछ वक्त गुजरा तो मेरे पेपर हुए और मुझे डिग्री मिल गई। मैंने किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अच्छे रिजल्ट के साथ ही मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। इंटरव्यू देते देते 2 माह गुजर गए, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल सकी। अच्छे कंपनी में जॉब के लिए रिजल्ट के साथ साथ स्टाइलिश होना भी ज़रूरी होता और मैं तो पहले ही सादा सा थी और पापा के मजबूरी के बाद जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं खुद से बेखबर हो गई थी। इंदू मुझे बार बार कहती रहती थी कि मैं ज़रा सा लिपस्टिक लगा लिया करूं और इंटरव्यू पर जाते हुए, लेकिन 80% बेवकूफ़ों की तरह मुझे भी यही लगता था कि मुझे नौकरी मेरी खूबसूरती की बिना पर मिलेगी, और जो मिलने से रही थी। जब मैं नौकरी के लिए धक्के खा खा कर थक गई तो मम्मी ने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया और मेरी शादी का सोचने लगी। मेरी शादी बचपन से ही बड़े पापा के बेटे से लगी थी। बड़े पापा का बेटा का नाम रशिद था और वो पिछले महीने ही कोटा से पढ़ाई करके वापस आया था। वो MBA करके आया था और वो भी कोटा से, तो उसे हाथों हाथ लिया गया था और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। कोटा से आने के बाद वो कई बार पापा की हालत पूछने हमारे घर आया था और मुझे वो काफ़ी अच्छा इंसान मालूम होता। मम्मी चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, क्योंकि खानदान की कई माएँ अपनी बेटियों के लिए रशिद की आस लगाए बैठी थी। मम्मी को यह फिक्र थी कि कहीं रिश्ता को कोई और लड़की पसंद ना आ जाए, क्योंकि इस खानदान की सारी लड़कियां एक से बढ़कर एक थी और कम से कम मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा हसीन थी। मैंने तो खुद की हालत खुद ही ऐसा बना रखा था कि अगर किसी की गलती से नज़र पड़ जाती तो दूसरी बार देखने कोई गवारा ना करता। मुझे भी रशिद पसंद था और बचपन की मंगेतर था। मैं जानती थी कि मेरी शादी उससे होनी है, क्योंकि मेरे दादाजी ने तय की थी और इसी वजह से मैं दिल में उसी के लिए मोहब्बत रखती थी। लेकिन फिर एक दिन सारी उम्मीदें टूट गई। किस्मत ने एक बार फिर मेरा साथ खेल खेला और मेरे सारे सपने को ख़त्म कर दिया था। हुआ कुछ यूं कि मम्मी कई दिन तक बड़े पापा और बड़ी मम्मी का इंतज़ार करती रही कि वो आकर रिश्ते की बात करेंगे, जो बहुत साल पहले तय किए गए थे। लेकिन काफ़ी दिन तक इंतज़ार करने के बाद भी बड़े पापा और बड़ी मम्मी की तरफ से कोई संकेत ना मिला था और फिर सुना कि बड़ी मम्मी रशिद के लिए लड़कियां देखती फिर रही है।
मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने अपने आंसू पोंछकर पुरसुकून हो गई थी। लेकिन मम्मी बेचैनी लग रही थी कि पापा ने सुना तो पापा को भी बहुत बुरा लगेगा। बड़े पापा ने खुद पापा से कहा था कि वो अपने बेटे की शादी मुझसे करवाएंगे, इसलिए तो जब रशिद कोटा जा रहा था तो पापा ने पैसे भी दी थी कि क्योंकि पापा को कहा गया था कि पापा का ही दामाद है, वो पढ़ लिख लेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगा, और अगर अच्छी नौकरी होगी तो मैं ही खुश रहूंगी। पापा ने मेरे लिए रशिद को अपनी सारी सैलरी दे दी थी, लेकिन अब बड़े पापा और बड़ी मम्मी बदल चुके थे। उनका बेटा अच्छा कमाने वाला हो गया था, इसलिए वो अब सबको पाँव की जूती तले रख रहे थे। मैंने मम्मी और पापा से कह दिया कि इस बात का कोई यहीं छोड़ दिया जाए। अगर रशिद की और मेरी शादी नहीं हो सकती तो ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। भगवान ने मेरे लिए भी कोई ना कोई बना रखा होगा, लेकिन वो भी मेरे माँ बाप थे। इतनी जल्दी ना हार मान सकते थे और ना ही पुरसुकून हो सकते थे। अगले दिन जब मैं कॉलेज पढ़ाने चली गई तो उन्होंने इंदु को साथ लिया और बड़े पापा के घर जा पहुंचे। कॉलेज के बाद मैं होटल चली जाया करती थी, इसलिए वापसी रात को ही हो जाती थी। लेकिन मैं जब भी आती तो मम्मी पापा के कमरे की बत्ती जल रही होती थी, क्योंकि मम्मी जाग रही होती थी, और फिर मम्मी और इंदु मेरे साथ मेरे लाया हुआ खाना खाती थी, जबकि पापा का सादा खाना उन्हें पहले ही खिलाकर दवाई दे दी जाती थी और पापा सो जाते थे। लेकिन आज मम्मी पापा के कमरे की बत्ती बंद थी और दरवाजा भी बंद था। घर में अजीब सी खामोशी छाया हुआ था। मैं खाना किचन में रखकर कमरे में आई तो इंदु को बेचैनी से कमरे में टहलते पाया था। मुझे देखकर वो रुक गई। उसके गालों पर आंसू थे जिसे उसने रुमाल से साफ किया और मुझे पानी का गिलास दिया। पानी पीकर मैंने उसे अपने पास बिठाया और पूछा कि क्या हुआ, तो वो बात को टल गई। और लेकिन मैं समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना रोज मुझे इंदु हंसती हुई मिलती है। मेरे पूछने पर इंदु ने बताया कि वो आज शाम को मम्मी और पापा के साथ बड़े पापा के घर गई थी। मम्मी का ख्याल था कि वो खुद ही बड़े पापा और बड़ी मम्मी से बात करेगी तो वो जरूर मान जाएंगे, लेकिन बड़ी मम्मी तो जरा बराबर लिहाज ना रखा और मम्मी पापा को बहुत बेइज्जत करके अपने घर से निकाला था। इतनी बेइज्जती पर पापा की तबीयत खराब हो गई थी। तो जब वो बड़ी मम्मी के घर से निकल रहे थे तो रशिद कहीं से आ रहा था, तो वहीं पापा को हॉस्पिटल लेकर गया था और उसी ने घर भी छोड़ा था। मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए उन्हें खाना भी नहीं खाया और लेट गई थी। मेरे अपनी भूख से ये सब सुनकर उड़ गई। सबसे ज़्यादा दुख अपने ही देते हैं और हमारे अपने तो बहुत जालिम निकले थे। मुझे रशिद से अब कोई दिलचस्पी नहीं रही थी और बड़ी मम्मी तो थी ही बदतमीज औरत, इनके लिए तो दिल में नफरत भर गई थी। मैंने अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाकर इंदु को मुतमईन किया और चेंज करके खाना कमरे में ले आई और फिर हम दोनों ने खाना खाया। मैं अपनी वजह से अपनों को दुख नहीं देना चाहती थी। सुबह मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली क्योंकि आज फिर मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना था और मुझे यकीन था कि आज मुझे जॉब मिल ही जाएगा। मैं जहाँ इंटरव्यू के लिए गई वहाँ 50 और लड़कियाँ मौजूद थी, जिन्हें देखकर मेरी उम्मीद टूट गई थी। लेकिन जब मैं इस ऑफिस के बॉस से मिली तो मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि बॉस काफ़ी हंसमुख और अच्छा था और मेरी ही उम्र का था। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि वो इतनी सी उम्र में कैसे इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। इसलिए मुझसे चंद सवाल किए। वो पहले ही मुलाकात में काफ़ी अच्छा इंसान मालूम हुआ था। मुझे मेरी जॉब मिल गई थी और सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। मैं वापसी पर मिठाई का डब्बा लेकर घर पहुंची तो वहाँ रशिद पहले से मौजूद था। वो पापा की पूछताछ करने आया था। उसने मुझे नमस्ते किया था, लेकिन उसे देखकर मुझे आज बहुत गुस्सा आया था। मैं बिना उसके नमस्ते का जवाब दिए अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद जब वो चल गया तो मम्मी मेरे पास आई। उन्होंने बताया कि रशिद पैसे वापस करने आया था जो कोटा जाते हुए उसे पापा ने दिए थे। आज मम्मी बहुत खुश थी क्योंकि रशिद ने वादा करके गया था कि वो अपने माँ बाप को मनाकर बहुत जल्द मेरा रिश्ता लेकर आएगा, और उसने ये भी कहा था कि उसके माँ बाप जो भी कहें वो शादी सिर्फ मुझसे करेगा क्योंकि उसे मैं बहुत पसंद हूँ। मम्मी उसके बाद से बहुत खुश हो गई थी, लेकिन मुझे ना रशिद और ना ही रशिद का बातों में दिलचस्पी थी। मैंने मम्मी को अपनी नौकरी का खबर सुनाई और उनका मुंह मीठा करवाया, लेकिन मेरी माँ मेरी जॉब से ज़्यादा रशिद के आने की खुशी थी। मैंने मम्मी को
बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मैं जानती थी कि रशीद की और मेरी शादी कभी नहीं हो सकती थी। मैंने अगले दिन ऑफिस ज्वाइन कर लिया और पूरी लगन से अपना काम करने लगी थी। ऑफिस का माहौल भी काफ़ी दोस्ताना और अच्छा था। थोड़े ही दिन में मैं काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो गई थी और रशीद अभी तक अपने माँ बाप को मना कर नहीं लाया था। मैं लव स्टोरी के तौर पर उसका इंतज़ार करती रही। मुझे ये काम करते 3 माह हो चुके थे और इसी दौरान इंदु का रिश्ता आया था। इंदु के साथ ही लड़के ने पढ़ाई की थी और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अच्छी नौकरी पर था और सबसे बढ़कर वो इंदु एक दूसरे से पसंद करते थे। मम्मी पापा चाहते थे कि पहली मेरी शादी हो, लेकिन इसका अभी दूर दूर तक ख्याल भी नहीं था। तो मैंने मम्मी पापा को इंदु की शादी के लिए मना लिया और फिर इंदु की शादी मैंने बहुत धूमधाम से करवा दी। इंदु की शादी हुई अभी कुछ माह ही हुए थे कि अचानक कुछ अजीब हुआ, इतना अजीब जिसको मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे बॉस प्रिंस ने मुझे प्रपोज कर दिया। उसे मेरी सादगी से मोहब्बत हो गई थी और अब वो मुझसे शादी करना चाहता था। मुझे कभी ना कभी शादी तो करना ही था। तो मैंने मम्मी से बात कर ली। मम्मी भी रशीद की तरफ से मायूस हो चुकी थी, इसलिए वो भी मान गई और प्रिंस ने अपने भाई और भाभीियों के साथ मेरे घर में मेरा रिश्ता लेकर आ गया। प्रिंस की 3 और भाई थे जो शादीशुदा थे। प्रिंस सबसे छोटा था। प्रिंस की भाभीियों कुछ खुश नहीं लग रही थी। शायद प्रिंस के मजबूर करने पर आई थी, लेकिन मुझे उनसे क्या लेना देना। प्रिंस मुझसे मोहब्बत करता था, इतना ही काफ़ी था। पहले ही मुलाकात में शादी की तारीख तय कर दी गई और प्रिंस की भाभियाँ मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाकर चली गई थी। रशीद ने सुना तो वो हमारे घर आया और मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उससे कोई बात नहीं करनी थी क्योंकि मैंने रशीद को बहुत इंतज़ार किया था, लेकिन वो अपने माँ बाप को नहीं मना सका था। मेरी शादी प्रिंस के बहुत धूमधाम से हुई। प्रिंस तो बहुत खुश था और अपने लिए अपने पति की आंखों में इतनी मोहब्बत देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। ज़िंदगी की पूरी परेशान मेरी किस्मत से मिटा दी थी और अब मैं प्रिंस के साथ एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं और प्रिंस एक दूसरे की संगत में बहुत खुश थे, लेकिन खुशियों के दिन बहुत कम होती है। वो आती है तो सिर्फ जल्द से जल्द जाने के लिए और मेरी ज़िंदगी में तो खुशियाँ हमेशा से ही रही। मेरे पास खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहती। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। खुशी आई और चली गई, लेकिन मैं कुछ न कर सकी थी। मेरी ज़िंदगी में एक कयामत टूट चुकी थी जिसने मेरी जान निकाल दी थी। हुआ कुछ यूँ था कि प्रिंस इन दिनों में बहुत खुश कि उससे एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल मिला जिसकी वजह से उसकी कंपनी और बुलंदी पर पहुंच सकती थी। लेकिन फिर अचानक से वह खुशी गम में बदल गई। प्रिंस की कंपनी में आग लग गई थी और हम सब नौकरों को आग से निकलकर सही जगह तक पहुंचाते पहुंचाते प्रिंस को आग की लपेटों ने पकड़ लिया और वो मेरे प्रिंस को जलाकर मार डाला था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी ज़िंदगी से मेरा अपना निकल गया था। मेरा इतना प्यार करने वाला पति चला गया और मैं कुछ न कर सकी थी। मैं उसे चाहकर भी जाने से नहीं रोक पाई थी और प्रिंस को मेरे अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि उसके भाई और भाभीियों ने अपनी असली रंग दिखा दी। मुझे उस घर से एक दिन भी नहीं रहने दिया और मेरे माँ बाप को बुलाकर मुझे घर से निकाल दिया था। प्रिंस की सारी कंपनी जल चुकी थी, इसलिए मेरे पास प्रिंस के यादों के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। मैं खाली हाथ वापस अपने माँ बाप के घर आ चुकी थी और बहुत दिन तक मैं सदमे में रहने के बाद जिंदगी की तरफ लौट आई थी, जिसमें बड़ा हाथ इंदु और उसके 2 नन्हे मुन्ने बच्चों का था। और रशीद भी मेरी सदमे के बाद अक्सर मुझसे मिलने आता था। उसके माँ बाप के फोर्स करने के बाद भी अभी तक शादी नहीं की थी क्योंकि उसको सिर्फ मुझसे मोहब्बत थी और मेरे बाद उससे कोई भी अच्छी नहीं लगी थी। मुझे अब मोहब्बत और मोहब्बत भरी बातों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मम्मी फिर से मेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। वो अक्सर मुझे समझाती रहती थी कि औरत को मर्द की ज़रूरत हमेशा रहती है और मैं भी आखिर मान गई थी। और इस बार तो रशीद ने भी अपने माँ बाप को मना कर रखा हुआ था। शायद वो मजबूर हो गए थे रशीद की जिद के आगे और मेरे लिए रिश्ता ले आए। ये मेरी खुशी किस्मत ही थी कि मेरा पहला पति मुझसे इश्क करता था और मेरा होने वाला दूसरा पति भी मुझसे मोहब्बत करता था। मेरी ख्वाहिश पर शादी सादगी से की गई, वरना बड़ी मम्मी और रशीद धूमधाम से करने का इरादा रखी थी। आखिरकार मेरी शादी रशीद से हो ही गई। मुझे कभी लगता था कि हम दोनों एक दूसरे से लिए नहीं बने हैं, लेकिन
जोड़े और किस्मत आसमानों पर बनती है और हमारे भी वहीं से बनकर आई थी। मैं दुल्हन बनकर रशिद के घर आई। रशिद के सिवा किसी का भी रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। बड़े पापा और बड़ी मम्मी तो बात करना भी पसंद नहीं करते थे और भाभी तो आते जाते कोई ना कोई ताना मार जाती थी और बड़ी मम्मी तो मुझे जादूगरनी कहा करती थी जिसने उनके अच्छे बेटे को काबू कर लिया था। रशिद का एक 13 साल का भाई था जिसके साथ मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। वो पहले भी कभी कभार हमारे घर आ जाया करता था स्कूल के किसी सवाल को हल करवाने और अब तो मैं उसके घर आ गई थी तो वो हर वक्त मेरे पास ही पाया जाता था, जो बड़ी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आता था कि बड़ी मम्मी को मुझसे क्या दुश्मनी। उन्होंने रशिद की शादी करवानी तो थी नहीं, तो मुझसे ही हो गई तो क्या गलत हुआ। पता नहीं कौन सी मुसीबत टूट पड़ी थी। मुझे बड़ी मम्मी पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर रशिद की वजह से इन्हें सब बर्दाश्त कर जाती थी, क्योंकि एक तो वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, दूसरा वो मेरे लिए ढाल बनकर जाया करता था। मेरे छोटे देवर को जाने कहाँ से अचानक कहानियों का भूत चढ़ गया और वो भी सुनाने वाली। रशिद इन दिनों मेरे कोटा गया हुआ था क्योंकि मैं अकेले थी, तो मैंने अपने देवर की डिमांड मान ली। वो रोज जाने कहाँ से कहानियाँ सुनकर आता था और फिर मेरे पास लेट कर मुझे कहानियाँ सुनाने लगता था। वो छोटा था, बच्चा था, मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह था, इसलिए मैं उससे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और उसकी कहानी सुन लिया करती थी। और जैसे जैसे वो कहानी सुनाता जाता मुझे नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। पहली बार जब मेरा देवर मुझे कहानी सुनाने के लिए मेरे पास आया तो मैंने भी बच्चा समझकर उसे अपने पास सुला दिया और उसकी कहानी सुनते सुनते खुद भी सो गई। और जब अगली सुबह उठी तो बाहर बड़ी मम्मी के शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। मैं उठकर देखने बाहर आई क्योंकि क्या हुआ तो बड़ी मम्मी अपनी जुबान पर मेरा बुरा नाम ले लेकर मुझे कोस रही थी और फिर मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई थी और मेरे बालों को पकड़कर पटक दी। मेरे सर पर चोट आए, लेकिन मुझे हैरानी और उनकी बातों पर हुई जो मुझे मारते हुए कह रही थी कि उनके छोटे बेटे का फ़ायदा उठा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि वो ये बात क्या कर रही है। मुझे चोट तो लगी थी, लेकिन मैंने ना ही रशिद से को बताया और ना ही अपने माँ बाप को, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रशिद अपनी माँ से बदतमीज़ी करे और मेरे माँ बाप को पहले ही मेरे वजह से काफ़ी तकलीफ़ें सह चुके थे। अब मैं कोई तकलीफ़ें नहीं देना चाहती थी और वैसे भी इंदु के पति की प्रमोशन हुई थी। उन्होंने डिफेंस में बंगला भी मिल गया था और वो मम्मी पापा को भी अपना साथ ले गए थे। मैं उनको बताते तो वो परेशान होकर वापस आ जाते और फिर से अकेले रहने लग जाते। इसलिए मैंने बड़ी मम्मी को इग्नोर किया, लेकिन फिर उनको फालतू की बातें और मुझ पर जुल्म करना रोज़ बढ़ने लगा। मेरा देवर रोज़ मेरे पास आता और मुझे कहानी सुनाने लगता। वो बच्चों जैसी ही कहानियाँ होती थी जिन्हें सुनते ही मुझे उकता कर नींद आने लगती थी और अगले दिन बड़ी मम्मी हंगामा और मारपीट करने लगती। मेरे शरीर पर खास चोट के निशान बन चुके थे, लेकिन बड़ी मम्मी को तरस नहीं आता था। वो मेरे बाल खींचती और यही कहती कि तुम मेरे मासूम बेटे का फ़ायदा उठा रही हो, और मैं बस हैरानी रह जाती कि वो छोटा बच्चा तो मुझे सिर्फ कहानी सुनाता है, तो ये क्यों ऐसा कहती है। मैंने फैसला किया कि मैं पता चलाऊंगी कि बड़ी मम्मी ऐसा क्यों कहती है, आखिर मसला क्या है। तो उस रात मैं भी जब मेरा देवर मेरे पास आया और कहा कि वह मुझे कहानी सुनाएगा, तो मैंने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास लौटा दिया। वो कहानी सुनाने लगा तो मैं झूठ मूठ की आंखें बंद करके लेट गई, लेकिन आज मैं सोई नहीं थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर भी मैं आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मेरा ध्यान कहानी की तरफ नहीं था, बल्कि मैं तो अपनी सास की बातों पर दिमाग दौड़ा रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी जो समझ से बाहर था। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट हुए थे कि मैं अचानक से अपनी आंखें खोल दी और ये देखकर मेरा सांस रुक गया, क्योंकि मेरा देवर मेरे पाँव के पास बैठा हुआ था और उसकी आंखें बहुत अजीब सी लग रही थी। इसने अपनी शर्ट उतारी हुई थी और इसी वक्त मुझे महसूस हुआ कहीं से कमरे का फ्लड ऑन हुआ था और फिर मेरा देवर बेहोश होकर वैसे नीचे जा गिरा था। मैं सोती ही बनी रही जब पर्दे के पीछे ने भाभी और बड़ी मम्मी निकली। बड़ी मम्मी अपने बेटे को सीने से लगा लिया और भाभी से कहा कि इस लड़की को अपने बेटे की ज़िंदगी से निकालने के लिए मुझे अपने मासूम से बेटे का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जब रशीद 2 दिन के बाद घर आ रहा है तो मुझे ये फ़ोटो दिखा देना और वो खुद ही इसे घर से निकाल देगा, और मैं वैसे भी कल अपने छोटे बेटे को हॉस्टल भेज रही हूँ।
बड़ी मम्मी ने कितनी गहरी और गंदी प्लानिंग की थी मुझे रशिद की ज़िंदगी के निकालने के लिए, ये सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इस काम के लिए वो अपने छोटे से बेटे को भी नशा देकर मेरे साथ बैठाकर फ़ोटो बना रही थी। वो कैसी औरत और माँ थी कि उन पर थूकने की दिल कर रहा था। अगले दिन बड़ी मम्मी ने मुझे मारना चाहा, लेकिन मैंने उनको ही धक्का देकर मारा और रशिद को फ़ोन करके सब बता दिया और कह दिया कि वो मुझे छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे। बड़ी मम्मी ने भी रशिद को खूब भड़काने की कोशिश की और अगले दिन रशिद का फ़ोन आया कि उसने कश्मीर आने का इरादा ख़त्म कर दिया है और साथ ही उसने मेरे लिए वीज़ा भेजकर मुझे भी अपने पास बुला लिया था और अपने घर वालों के इस गंदे खेल पर उसने हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर ली थी। बहुत दिन बाद फिर से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई थी, क्योंकि मेरा पति मुझ पर भरोसा करता था और मैं बहुत खुशकिस्मत थी जो जीवन साथी की सूरत में दोनों बार मुझे हीरो जैसे पति मिले थे। धन्यवाद दोस्तों।